अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर थे। चराई कर, जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। दूसरा में था गढ़ी कर, घर एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में, दूसरा आक्रमण 1298 ईस्वी में सल्दी के नेतृत्व में, तीसरा आक्रमण 1299 में कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में, चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में तारगी के नेतृत्व में, पांचवा आक्रमण 1305 में अली बेग और तारताक के नेतृत्व में एवं छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में कवक एवं इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इस नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। बर्नी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। मुबारक खां खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। अब है तुगलक वंश, 1320 ईस्वी से 1398 ईस्वी। सितंबर 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। नहरों का निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। ये मुगल पीरियड की मध्यकालीन भारत का बात किया जा रहा है। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। गयासुद्दीन के बाद उलूग खां या जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से उलूग खां या जूना खान ही गद्दी पर बैठा था। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने का कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए आमिर ए कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मलिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था, एक जाड़े में और दूसरा गर्मी में। कहा जाता है कि डाक प्रबंधों के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताजे फल खुरासान से एवं पीने के लिए गंगा जल मंगवाया जाता था। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा, फरिश्ता के अनुसार तांबा, बर्नी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य चांदी के रुपए टंका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी। नोट: सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग चीन के कुबलई खां एवं ईरान के गजन खां नामक एक मंगोल शासक ने भी किया था। अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। मोरक्को बेसिकली अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका में है।
सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी कि डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। इसके अनुसार भारतीय डाक व्यवस्था दो प्रकार के थे। अश्व डाक व्यवस्था जिसे उलूक कहा जाता था और दूसरा पैदल डाक व्यवस्था जिसे दावा कहा जाता था। इसने नगाड़ों की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री को सती होने के दृश्य का वर्णन किया है। इसके कथानुसार सती होने के लिए सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी। मोहम्मद तुगलक के समय जिया नक्शबी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत मोहम्मद तुगलक के समय जिया नक्शबी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला फारसी में अनुवाद किया था। इस पुस्तक का नाम तूतीनामा था। इसमें एक तोता ऐसी विरहिणी नायिका को कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया है। मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था, मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभु सूरी नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोडाल में हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 ईस्वी में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखता है, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। ये पूछ देता है कि किसने कहा है, किस लीडर के बारे में कहा गया है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उससे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार महमूद गाजी के मकबरे में गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुल्हीम, दिल्ली में शेख निज़ामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजूधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक थट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 को हुआ। पुनः फिरोज शाह का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 को हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमनीन की उपाधि दी गई। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज, जिसको लगान कहा जाता था, खुम्स जो युद्ध में लूटे गए माल कहा जाता था, जजिया एवं ज़कात को वसूल करने का आदेश दिया। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। इससे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगा था और ब्राह्मणों पर सबसे पहले फिरोज तुगलक ने लगाया था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया जो उपज का 1/10 भाग था, यानी कि 10% था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था और इसी से चूँकि नहर बनवाया था तो इससे लोग सिंचाई करते थे, फसल में जो है उपज बढ़ता था, इसका ये जो है 10% लेता था इसका टैक्स। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की जिसमें हिसार, फिरोजाबाद दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर ये सब प्रमुख हैं। इसके शासनकाल में खिजराबाद, टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। टोपर स्थित अशोक स्तंभ के परिवहन का चित्रित वर्णन सीरत ए फिरोज शाही लेखक अज्ञात हैं में मिलता है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान ए खैरात की स्थापना की थी।
सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय थी। पूछता है कि सबसे ज़्यादा दास किसके शासनकाल में थे, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान ए बंदगान की स्थापना की। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया, यानी सेना का जो बेटा होगा फिर उसका बेटा जो है सेना बनेगा, सेना के पद पर। इसने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोजशाही की रचना की। जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। फिरोज तुगलक के नागरकोट वर्तमान में कांगड़ा अभियान, जो कि 1361 ईस्वी के दौरान ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से संस्कृत के 1300 ग्रंथ प्राप्त हुए। उनमें से कुछ को लगभग 300 का फारसी भाषा में अनुवाद अजीजुद्दीन किरमानी नामक फारसी के विद्वान ने किया। संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवादित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ दलायल ए फिरोजशाही थी, जो दर्शन और नक्षत्र विज्ञान से संबंधित ग्रंथ था। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भी भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अद्धा एवं विख कहा जाता था। चांदी एवं तांबे, यानी चांदी को अद्धा और तांबे को बिख कहा जाता था। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। तैमूरलंग ने सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। नसीरुद्दीन के समय ही मलिकुशरशक पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान था। इसने सुल्तान की उपाधि धारण कर अपने को रैयत ए आला की उपाधि से ही खुश रखा। खिज्र खान तैमूरलंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूरलंग ने खिज्र खान को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। खिज्र खान नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 ईस्वी में हो गई। खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। यहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। अब आता है लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल शाहगाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोधी का पुत्र निज़ाम खां 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। आगे देखते हैं। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। भूमि के लिए मापन के लिए प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचालन सिकंदर लोधी ने किया।
गुलरुखी शीर्षक के से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। पूछता है क्वेश्चन कई बार कि गुलरुखी के नाम से फारसी कविताएं कौन लिखता था, कौन सा शासक? तो सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फहरंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए दे दिया था। ओ माय गॉड, सब कट्टर था लोग। इसने मुसलमानों को ताजिया बेसिकली वो इस्लाम धर्म को ही सबसे मजबूत करना चाहता था लोग। इसने मुसलमानों को ताजिया निकालने एवं मुसलमान स्त्रियों को पीरों तथा संतों के मज़ार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 ईस्वी को हो गई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। संभवतः दिल्ली के मुसलमानों में सिकंदर लोदी प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के हत्यारों, मुख्यतः मतलब कि सिकंदर लोदी ऐसा प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं का जो त्यौहार था होली, इसमें ये भाग लेता था। त्यौहार को हत्यारा पढ़ दिए थे, नोट। दिल्ली की मोठ मस्जिद सिकंदर लोदी के प्रधानमंत्री वजीर मियाँ भोइया ने 1505 ईस्वी में बनवाई थी। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वह मारा गया। सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान होता था। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था लोदी वंश के शासनकाल में। सल्तनत काल में मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता था। मजलिस ए खास में मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। बार ए खास, इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। बार ए आजम, सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था बार ए आजम में। सल्तनत काल में दीवाने रियासत धार्मिक मामलों, पवित्र स्थानों तथा योग्य विद्वानों और धर्मपरायण लोगों को वजीफा देता था। दीवाने रियासत, इसका अध्यक्ष प्रमुख सदर होता था जो साधारणतः प्रधान काजी होता था। यह न्याय विभाग का भी अध्यक्ष होता था। दीवाने इंसा नामक विभाग राज्य के पत्राचार से संबंध रखता था। मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग। मंत्री, वजीर प्रधानमंत्री होता था और ये राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। मुशरीफ ए ममालिक प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा रखता था। ये महालेखागार बेसिकली होता था। CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जो जनरल होता था, ये वही था। मजमूमदार, उधार दिए गए धन का हिसाब रखना। खजीन, कोषाध्यक्ष। अरीज ए मुबालिक, दीवान ए अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। सद्र उस सुदूर, धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख। काजी उल कज़ात, सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। बरीद ए मुमालिक, गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। वकील ए दर, सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। दीवान ए खैरात, दान विभाग होता था। दीवान ए बंदगान, ये दास विभाग होता था। और दीवान ए इस्तिहाक, ये पेंशन विभाग होता था। इससे कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद हम लोग आगे करते हैं।